Ladies and gentlemen, welcome to this special episode of Mastering the Game, where we bring in tales and stories from the sporting ecosystem, establishing a legacy for generations to come. And in this special episode, we've got an inspiring figure, captain of the Indian wheelchair cricket team, who has led the nation to multiple trophies and moments of glory. Ladies and gentlemen, it is my privilege and honor to introduce Somjit Singh in this discussion episode. Somjit ji, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. It's a real honor to have you in this interview segment. Uh, Somjit, if you could take us back to the beginning, how did cricket enter your life? I mean, we are in India. Definitely, cricket has entered naturally and culturally. But how did the game turn into a lifetime profession and inspiration for you? What was the starting point when you thought that you should take up cricket as your mainstay? I think the first interaction with the cricket is the 2003 वर्ल्ड कप, जो इंडिया पाकिस्तान का जो एक मैच हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने एक स्क्वायर कट करके शोएब अख्तर को सिक्स मारा था। तो वहां से एक जर्नी जो क्रिकेट की थी, मैं बहुत छोटा था हालांकि उस टाइम पे, तो मुझे पता नहीं था क्रिकेट होता क्या है। तो मैं अपने फादर के साथ वो मैचेस देखता था वर्ल्ड कप के साथ ही, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ, जो काफी ज्यादा मतलब उस टाइम मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, काफी बुरा लगा इंडिया आके। तो ये वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मुझे लगता था जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स होते थे, लंबी लंबी हाइट के, बहुत तेज बॉलिंग डालते थे। तो मैं खुद भी जब इंजरी के बाद भी, जो स्पाइनल इंजरी मुझे हुई थी, उसके बाद काफी ऑपरेशंस के बाद मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गया था। तो उन दिनों में काफी ज्यादा क्रिकेट भी खेलता था, तो मुझे बॉलिंग करना ज्यादा पसंद था। प्लास्टिक की बॉल आती थी, जो Right. सब लोगों के पास जो पहला इंटरेक्शन क्रिकेट का है, तो वो प्लास्टिक की बॉल होती थी, जिसमें सेमी अलग अलग कलर के वो स्पाइरल्स बने रहते थे। तो उससे बॉलिंग करना सीखा और प्लास्टिक के बैट से और बैटिंग उसका करते एक थे। और उसका एक अलग से रिवर्स स्विंग भी हुआ करता था. अपना ही अलग हाँ, अलग हाँ, रिवर्स स्विंग होता था उसका. वो अपने आप हम सीखते थे, हमें नहीं कोई बताता था। बस वो बॉल पकड़ना आ जाता था, फिर जहां वो मूवमेंट करता था वैसे ही हम लोग खेलते थे। तो आसपास के जो घर थे वहां पे गार्डन में, जो पास में गार्डन होता था, वहां उनके साथ क्रिकेट खेलता था। बट मेन जो मेरी याद है, जो 2003 से शुरू हुआ है मेरा क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद तो जब भी मैच आता था मैं टीवी के सामने ही मिलता था। राइट, राइट. टर्निंग पॉइंट अगर हम देखें कि प्लेइंग एज इन प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली हो, वो क्या हो सकता है आपके मुताबिक? और ऐसा कौन सा ओकेजन आप डिस्क्राइब करोगे आपके बारे में जहाँ पे आप बता सकते हो कि आई विल नॉट स्टॉप प्लेइंग? जो एक एटीट्यूड बनता है ना प्लेयर में, कि वो एक नेवर गिव अप, नेवर से डाई एटीट्यूड, एक आउट ऑफ नोवेयर पैदा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो आपके लिए वो क्या टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट ये था कि जब जो इंजरी दोबारा वापस लौट के आई, जो ट्यूमर मुझे था, और उसके बाद जब मुझे पैरालिसिस हुआ और मैं एक जगह पे ही बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया। स्कूल लाइफ भी ऐसी थी कि स्कूल जाता था, एक जगह बैठा रहता था, और स्कूल जब वो हो जाता था, पूरा छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद में घर आता था। तो वहां पे जो बच्चों से जो मैं पहले क्रिकेट खेलता था, जो क्रिकेट को एंजॉय करता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तो एक पॉइंट भी लगा था कि मैं सिर्फ एक फिजिकल बॉडी जो मेरी रख दी जाती है कहीं पे भी, और फिर बस मुझे वहाँ टास्क दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, और उसके अलावा कोई और दुनिया थी नहीं, कोई इंटरेक्शन था नहीं। तो ये लगता था कि क्रिकेट सिर्फ जो टीवी पे आ रहा है वही है, उतना ही है। और उसी से प्यार था मुझे कि टीवी पे ही देखता रहूं। फिर धीमे धीमे जब मैं अपने कॉलेज लखनऊ में मैंने कंप्लीट किया, तब डिसेबिलिटी क्रिकेट के बारे में मुझे पता चला कि स्टैंडिंग डिसेबिलिटी क्रिकेट होता है, ब्लाइंड क्रिकेट होता है। तब जाके लगा कि शायद एक रास्ता अभी भी है कि मैं कहीं पे अपने आप को, मतलब मेरा पैशन सिर्फ क्रिकेट खेलना था। मैंने कभी ये नहीं सोचा मुझे स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, मुझे कंट्री को, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में पैशनेट था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। जो टाइम 2003 वर्ल्ड कप के टाइम जिस तरीके से मैं खेलता था, और जो टाइम अब मैं बिल्कुल किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता था ड्यू टू, क्योंकि मैं एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। तब जाके मुझे ये वहां से एक मोटिवेशन लगी कि, लेकिन फिर भी हर्डल्स काफी थे। कोई व्हीलचेयर क्रिकेट नहीं कर रहा था, सिर्फ ब्लाइंड क्रिकेट होता था, डेफ एंड म्यूट होता था।
तब ये फॉर्मेट के लिए प्लेयर्स नहीं थे जिससे ये क्रिकेट हो पाए। और बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने जिसने पुश की, जिसने पिंच किया जो ये क्रिकेट में आने के लिए, और वो ये था कि एक पीडी क्रिकेट एसोसिएशन था। उसने मुझे ये बोला कि तुम व्हीलचेयर पे बैठ के क्रिकेट कैसे खेलोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मजाक उड़ाते हुए। और मजाक की बात नहीं थी ये, वो खुद एक पीडी एसोसिएशन, फिजिकल डिसेबिलिटी एसोसिएशन चलाते थे। और इस तरीके से बोलना काफी मुझे लगा कि नहीं, अब इसको एक चैलेंज की तरह लेके देखना पड़ेगा कि ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिर धीमे धीमे एसोसिएशन के रूप में चीजें बनती गई और प्लेयर्स आते गए, स्टेट एसोसिएशन बनते गए। तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को रिप्रेजेंट करते करते। आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। नहीं, काफी इंस्पायरिंग बात है क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप जो आप टीवी पर देख रहे थे, अभी देखते देखते लोग आपको टीवी पर देखते हैं जैसे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलते हो। तो वो एक इमोशन कैसी होती है, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ फ्रेम पे आप एक इंडिया जर्सी पहन के बैठे हो। तो मतलब एज अ प्लेयर वेयरिंग दैट जर्सी, ये मैं भी थोड़ा बहुत क्यों रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स डॉक्टर माई सेल्फ, जब मैं इंडियन नेशनल वॉलीबॉल टीम हो या फिर वो जमशेदपुर एफसी हो जहाँ पे मैं खुद किट पहन कर बैठा हूँ, अगर मुझे एज अ डॉक्टर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एथलीट की तो क्या ही होती है कि क्लोजली रिलेट कर पाया। बट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अगर मैं जानना चाहूँ, वो एक फीलिंग क्या होती है जब आप इंटरनेशनल रिकग्निशन के स्टेज पर खड़े होते हो और इंडिया की जर्सी पहनकर आप वहां पे कम्पीट करते हो। अ, सही बताऊं, मुझे उस टाइम कुछ फील नहीं होता, मुझे बस वो मैदान दिखता है, वहां पे खेलने की अपॉर्चुनिटी दिखती है, और अच्छा खेलने का एक जो स्किल सेट जो इतने सालों से प्रैक्टिस करके मैंने किया है खुद में। और जो हमारी पूरी टीम है, क्योंकि जब हम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ अपने देश का नाम भी आता है। तो सिर्फ ध्यान यही होता है कि जो भी स्किल सेट हमारे 11 प्लेयरों का है वो अच्छे से हम शोकेस कर पाए, जिससे हम वो मैचेस ज्यादा से ज्यादा जीतें। तो जर्सी का एक रहता है, लेकिन हाँ वो चीज तब वापस लौट के आती है जब हम नेशनल एंथम में रहते हैं। उस टाइम पे वो चीज हिट करती है कि हाँ तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो। और वो काफी इमोशनल मोमेंट भी होता है, मतलब मैं तो काफी इमोशनल हो जाता हूँ उस टाइम पे। तो सनग्लासेस वगैरह पहन के रखता हूँ, कोई देख ना पाए, कि आंखों तक वो आंसू आ जाते हैं जब वो नेशनल एंथम बनता है, बजता है। तो काफी सरियल मूवमेंट होता है, काफी मतलब जो चीज कभी सोची नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, इंडिया, मैंने कभी नहीं सोचा था, और आज वो हो पा रहा है, टीवी पे आ पा रहा है। तो मैं सिर्फ ग्राउंड पे ही फोकस रहता हूँ, मुझे सच्ची में पता नहीं चलता वो कहाँ पे आ रहा है या कितने लोग देख रहे हैं, या ग्राउंड में भी कितने लोग उसको देख रहे हैं। बस वो फोकस ही ऐसा है, पैशन ही ऐसा है कि वो गेम तक ही रहता है। गेम खत्म होने के बाद वो भी ब्लर हो जाता है, फिर उसके बाद ये लगता है नेक्स्ट गेम कब आएगा, कब उस चीज को दोबारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो यही अभी तक रहा है जो जर्नी में मैंने महसूस किया है। राइट, राइट। आपने बताया कि आपकी इंजरी की जो स्टार्टिंग थी वो आपके बचपन से थी, फिर आप उसको मैनेज कर रहे थे, और रिस्ट्रिक्शंस के अलावा और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है देश के लिए भी और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी। तो वो चैलेंज के अलावा और क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे, लॉजिस्टिकल हो या फिर ऑपरेशंस वाइज हो या फिर आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज हो, कि जो आपको सबसे मेन लगे और उनको ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या मेथोडोलॉजीज यूज करी? जो इंजरी थी उसके बाद तो काफी ज्यादा स्ट्रगल रहे हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल, जब मैं खुद क्रिकेट में आया था तो मुझे ग्राउंड्स नहीं मिलते थे प्रैक्टिस करने के लिए। ज्यादातर लोग ये कहते थे कि व्हीलचेयर से उनके क्रिकेट ग्राउंड की जो सरफेस है, जो पिच है, वो डैमेज हो जाएगी टायर से। तो मैं उनसे ये बोलता था, जब स्पाइक पहन के प्लेयर खेल सकते हैं उसी पिच पे, तो इस पे तो स्पाइक कहीं लगे नहीं है। जब इतना हैवी रोलर आप व्हील पिच पे चलाते हो, तो इसका तो व्हीलचेयर का जो टायर है वो इतना हैवी भी नहीं है, तो डैमेज कैसे हो सकता है? जिस अबाउट के वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो पहली जो लड़ाई थी वो मैदान में ले, जहाँ पे वो खेल की प्रैक्टिस की जाए। खेलना बाद में है, पहले प्रैक्टिस के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। तो कुछ अच्छे लोग भी मिले जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया, और जो आज भी मेरे साथ हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जब आप खुद बढ़ जाओ तो जिन्होंने आपकी शुरुआत में हेल्प की हो तो आप उन्हें पीछे छोड़ दो। तो आज भी मेरे साथ वो सब लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से मेरी हेल्प की है, और वो आगे भी रहेंगे। और स्ट्रगल जो लॉजिस्टिक तरीके से, क्योंकि आप व्हीलचेयर पे होते हो तो ट्रैवल ज्यादातर आप ट्रेन बसेस में नहीं कर सकते, आपको एक एक्सेसिबल ट्रैवल ऑप्शन चाहिए।
और जिस तरीके से आपका लगेज है, सारी चीजें आप खुद अपने आप को लेके जा रहे हो कहीं किसी भी वेन्यू में खेलने के लिए, तो आप सोच के देखिए, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ अपने आप। मैंने ट्रेन में भी ट्रैवल किया है स्टार्टिंग ईयर में, जब हमारा काफी मतलब स्ट्रगल पीरियड आज भी है, जो पहले भी शुरुआत थी, तो जो जनरल डिब्बे होते थे, डिसेबल्ड कोच कह के जिन्हें ट्रेन में बोलते हैं, तो वो थोड़ा एक्सेसिबल दिव्यांगजन। दिव्यांगजन कोच जो इससे बोलते हैं, लेकिन आज भी वहाँ हैंडीकैप कोच लिखा रहता है, पता नहीं क्यों, दिव्यांगजन होने के बाद भी। तो उस कोचेस में जो कंसीडर किया जाए, जनरल बॉक्सेस, ट्रेन के बॉक्सेस से भी जो काफी मतलब खराब कंडीशन होती है वहां पे, उस जगह पे पूरी टीम के साथ ट्रेवल करते थे 10-10 घंटे, वहां पे व्हीलचेयर पे मैं बैठा रहता था। आप सोचो, ठंड में जहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं होती है, जहाँ पे आप उसकी विंडो बंद कर सकते हो, उस ठंडी हवाओं में मैं रात भर व्हीलचेयर में बैठ बैठ के मैंने ट्रैवल किया है। फिर मैं दूसरे वेन्यू में गया हूँ, खेल के आया हूँ। हाँ, अब इंडिया खेलता हूँ, अब लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छा है, लोग एयरलाइन एक्सेस फ्लाइट्स स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। अगर पहले ये चीज भी नहीं होती तो पता कैसे चलता कि स्ट्रगल क्या होता है। तो ऐसी बहुत राइट। सारी चीजें, एक्सेसिबिलिटी को लेकर कहीं पे भी अगर हम खेलने गए, तो वेन्यू एक्सेसिबल नहीं था, बहुत सारी स्टेज थी, लोगों ने लिफ्ट करके उठा के हमें पहुंचाया, और हम पहुंच गए तो फिर ऐसा लगता था कि अगर हम दोबारा नीचे जाएंगे तो फिर से हमें किसी को प्रॉब्लम में लाना पड़ेगा। तो वहां भी हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे एक ही जगह पे जाकर। इंडिया में भी आप देखो कि कहीं पे भी आप कहीं स्टे कर रहे हो, तो 5 स्टार 4 स्टार के अलावा कहीं भी एक्सेसिबल आपको वेन्यूज मिलते नहीं है रहने के लिए। वो भी बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम होती थी हमें काफी ज्यादा, एज अ प्लेयर तो काफी ज्यादा। फिर इक्विपमेंट ले दे के एक बैट इंग्लिश किलो का भी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि इट विल कॉस्ट यू अराउंड 70-80 थाउजेंड का एक इंग्लिश किलो बैट आता है। आज तो 2 लाख का आता है, तब 70-80 थाउजेंड का आता है। तो 5-6 थाउजेंड का जो कश्मीर विलो आता है, उससे हम खेलते थे पूरा, मतलब मैंने उससे अपना एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेला है उसी कश्मीर विलो बैट से। तो ये जर्नी काफी मुश्किल रही है, और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं लोगों को पता नहीं है व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे राइट। में। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे पैरा स्पोर्ट्स में अभी फिलहाल, जैसे हम पैरालंपिक्स में भी काफी अच्छा करते आ रहे हैं, 2020 हो टोक्यो या फिर 2024 पेरिस हो, जहाँ पे हर टीम में से एक एथलीट एटलीस्ट एक मेडल जीत के आया है। और ऊपर से इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स भी अगर देखें आप, तो उसमें भी पैरा स्पोर्टिंग इन्फ्लुएंस काफी देखा जाता है। जैसे विंबलडन में हमने देखा व्हीलचेयर टेनिस है। हमें स्कूल टाइम से सिखाया जाता है व्हीलचेयर बास्केटबॉल के बारे में। तो स्पोर्ट्स साइंस हो, न्यूट्रिशन हो, साइकोलॉजी हो, तो ना ऐसे मेडिकली भी अगर देखा जाए तो अवेयरनेस काफी बढ़ती जा रही है, और लोग भी उतना इन्वॉल्वमेंट दिखाते जा रहे हैं। तो आपके साइंटिफिक हो, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हो रही है आपके तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि आप खुद अर्ली टाइम डिसेबिलिटी कैरी करके आ रहे थे, एंड आई वुडेंट से इट्स अ डिसेबिलिटी, इट्स मोर लाइकली अ पावर फॉर यू टू प्ले द स्पोर्ट नाउ। तो वो जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो आपने कैसे अडेप्ट की खुद में, और आप क्या क्या चीजें साइंटिफिकली या फिर न्यूट्रिशनली वो चीजें करते हो जो कि अभी आज जब आप शेयर करोगे तो कोई पैरा एथलीट उससे इंस्पायर होके या फिर वो इन्फॉर्मेशन का सही उपयोग करके वो खुद के रूटीन में भी डाल सकते हैं। ऐसे कौन सी चीजें आपने अडेप्ट करी? हाँ, पहले तो उस सोसाइटी में सोसाइटी को फेस करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेरे लिए। अब आप सोचो कि जब मैं एक जगह बैठता था, तो जाहिर सी बात है वो जगह एक्सेसिबल तो होगी नहीं, स्कूल भी एक्सेसिबल नहीं थे, लोग मुझे उठा के गोदी लेके फिर वहां पे बेंच पे बैठाते थे। वहां पे बच्चे जो मेरे क्लास के होते थे, वो खुद देख के हंसते थे कि ये 12th स्टैंडर्ड तक आ गया है, ये अभी भी ऐसे लोग इसे लिफ्ट करा रहे हैं। तो वो काफी ज्यादा मतलब खराब लगता था। फिर जब आप घर आ जाते थे तो फिर मन नहीं करता था कि कहीं भी आप जाओ, तो वहीं एक ही जगह बैठ के अपना जो भी स्टडीज होती थी। तो सोसाइटी को फेस करना, फिर धीमे धीमे जब मैं क्रिकेट में आया, खुद धीमे धीमे ट्रैवल करना जब शुरू किया मैंने, तो मैंने ये सोचा कि अगर आप किसी भी परेशानी में हो, बीइंग व्हील चेयर यूजर, और जो भी डिसेबिलिटी आपको है, तो आप ये सोचो कि आप पहले फेस करो, आप लोगों को वो चीज विजिबल कराओ कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, और लोगों को बताओ। आप लोगों को बताओगे नहीं, और अगर आप मेरे जैसे, जो मैंने शुरुआत में अगर नहीं किया होता कि मैं छुप के बैठ गया, वो चीज गलत है। आपको सामने जाना है, आपको लोगों को परस्यू करना है, खुद से आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम है, और खुल के बताओ। आप कोई इसमें कोई बुरा नहीं मानने वाला, वैसे भी लोग आप पे कोई ध्यान नहीं देते, बस हंसते हैं, और थोड़ा हंस लेंगे, कम से कम आप किसी को हंसा तो पाओगे। तो बेटर ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो और उनको ये सेंसिटाइज करो कि ये प्रॉब्लम्स हैं।
अगर आप इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज अ क्लासमेट, एज अ टीचर, एज ए सोसाइटी, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, मुझे मन करेगा इस सोसाइटी में रहने का। अदरवाइज धीमे धीमे मैं खुद ऐसा फील करूंगा कि मैं डिसेबल्ड क्यों हूं, और ये होना बहुत गलत बात है। और स्पोर्ट्स की बात करें, पैरालंपिक की बात करें, जैसे आपने बताया कि काफी ज्यादा मेडल्स आ रहे हैं, काफी अच्छे अचीवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। ये भी काफी सालों से चल रहा है। अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन में, जहां पे जिस स्टोरी को दिखाया गया कि एक इंसान ने जो सबसे पहला गोल्ड मेडल स्विमिंग में जो हमारे इंडिया के लिए लेके आया, उसको अर्जुन अवार्ड तक नहीं मिला इतने साल तक। तब जाके वो मजबूरी में एक स्टेप उठाता है कि वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक कंप्लेन करे। तो ये दिखाता है कि विजिबिलिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ वो तभी है जब एक हायर अथॉरिटी ने उसको क्या कहते हैं चेरिश किया हो, उसको आगे प्रमोट किया हो। अगर प्राइम मिनिस्टर ने पैरालंपियंस को प्रमोट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लग रहा आज जो भी अचीवमेंट है वो दिखती। अचीवमेंट पहले भी होती थी, देवेंद्र झांझरिया उससे 3 साल पहले से गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर उनको नहीं मिल रहा था जो उन्हें 2016 में प्रिसाइजली। मिला। दीपा मलिक इतने सालों से खेल रही थी, वो ऑनर उनको नहीं मिला जो 2016 में मिला था। आज आप देख रहे हो कि आज यंग यंग शीतल देवी को आप देख रहे हो आर्चरी में, वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से इन एथलीट्स को प्रमोट किया और पब्लिकली इस तरीके से लोगों को इनकरेज किया कि दिव्यांगजन जैसा नाम दिया, तभी जाके लोगों की थोड़ा समझ में फर्क, सोच में फर्क आया है, और लोग सेंसिटाइज हुए हैं और इन एथलीट को देख के भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं। ये सेलिब्रिटी की तरह है दीपा मलिक, शीतल देवी, जो आज क्रिकेटर्स की जब नवदीप सैनी हमारे इंस्टाग्राम नदी सेलिब्रिटी वो सैनी, भी हैं। जो अभी रिसेंटली जैवलिन में जिनको गोल्ड मिला है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल तभी है जब देवेंद्र झांझरिया की जो बट स्ट्रगलिंग लाइफ। अनफॉर्चुनेटली नवदीप सिर्फ जैवलिन के लिए ही फेमस नहीं हुआ, उन्होंने जो वोकेबुलरी यूज की है उसके बाद उसके लिए काफी ज्यादा हो गए। वो भी आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो नहीं, आप मैं ये जब मानूंगा कि हाँ ठीक है, उस मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में वो था, उससे वो चीज उसने बोल दी, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बट आप एक एक तरफ ये भी देखो ना कि हम मैं नाम नहीं लूंगा, एक हमारे इंडियन क्रिकेटर ही हैं जो अब टेस्ट टीम से रिटायर हो चुके हैं, वो तो आए दिन ये चीज करते हैं फील्ड में, बट वो एग्रेशन में मैं काफी होता उनका ही है। जिक्र करने वाला था, मैं उनका ही है जिक्र ना? करने वाला तो था। नदीम ने वही चीज की, थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ये चीज आ जाती है। कुछ लोग कैप्टन होते हैं, मतलब अब तो ट्रेडमार्क है, वो बोल भी नहीं सकता मैं, जो अपने आप को शांत दिखाते हैं, कैमरे के सामने नहीं होते, कुछ होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं। तो नदी का एग्रेशन दिखाना, अगर वो इंडिया के लिए एक मेडल लेके आ रहा है तो इतना तो बनता है, मुझे लगता है कि इतना तो। नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। आई थोरली एंजॉयड द मोमेंट जब उन्होंने वो सेलिब्रेशन भी किया, और जो कुछ भी उनका रिएक्शन था, जो कुछ वाणी होगी, वो मैंने तो पूरा एंजॉय किया, क्योंकि अगर वहां एग्रेशन नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा। और ऊपर से वो जो प्राइम मिनिस्टर के मीट में भी जो उन्होंने जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने, कि आपने जो बोला है वो भी मुझे याद है। वो देखकर वो मतलब एज अ ह्यूमर, एज एज कॉमेडी, या फिर जो आपने जिक्र किया था कि अगर किसी को ब्राइट लाइट में अगर लाना भी है, नेगेटिव साइड से जोक किए वरना पॉजिटिव एंगल से भी कॉमेडी दिख सकती है, अगर दिव्यांगजन हो या फिर ना हो। तो वही एंगल से देखा जाए तो वो काफी पॉजिटिव साइन भी दिखता है, जब नवदीप जैसे एथलीट के साथ भी ऐसे नॉर्मल एबल बॉडीड जैसे एथलीट जैसे कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं कि भाई क्या बोल रहे करेक्ट, थे तुम मेडल जीतने के बाद, या फिर क्या रिएक्शन थी। ही वाज आल्सो ट्रीटेड लाइक एन इक्वल, एंड दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, द करेक्ट, करेक्ट। डेरिवेशन दैट आई कैन गेट फ्रॉम यू। बट एक चीज भी देखी जाती है एथलीट्स में, और स्पेशली जब आप अलग अलग स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स देखते हैं, काफी मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि हम्म, अलग स्पोर्ट्स अलग रूल्स के हिसाब से, डेफिनेटली क्योंकि बॉडी लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए स्पोर्ट्स में मॉडिफिकेशंस आते हैं। जिसको व्हील चेयर क्रिकेट के बारे में ना पता हो, ऐसे कौन से मॉडिफिकेशंस है फ्रॉम रूटीन क्रिकेट जो व्हील चेयर में आदमी को एडेप्टेशन के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहले तो किसी भी क्रिकेटर को अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ता है। और व्हीलचेयर में भी सिर्फ व्हीलचेयर यूजर नहीं होते हैं, उसमें 4-5 तरीके की कैटेगरी होती है, जैसे आपने पैरालंपिक्स में भी सुना होगा। ट्रैक और फील्ड के अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके अलग अलग इवेंट होते हैं। बस क्रिकेट में, व्हीलचेयर क्रिकेट में फर्क ये है कि सारी कैटेगरीज एक टीम में आके खेलते हैं। हम लोगों के अलग अलग इवेंट नहीं होते, हम सारी कैटेगरी को मर्ज करके एक टीम बनाते हैं। तो जो एम्प्यूटीज होते हैं
उनके अलग क्लासिफिकेशन पॉइंट होते हैं, जैसे बास्केटबॉल में आपने देखा होगा। और जो पोलियो होते हैं, जो सिर्फ खड़े हो सकते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते विदाउट एनी सपोर्ट, क्या कहते हैं, जो ब्रेसिस की हेल्प से, जो स्टिक की हेल्प से जो चलते हैं पोलियो, या जो मेरे जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, या जो एम्प्यूटी है, बोथ लेग एम्प्यूटी है एक्सीडेंट के थ्रू, तो इन सारी क्लासिफिकेशन को मिला के हम एक टीम बनाते हैं। तो इन सब की अपनी अपनी कोई ना कोई क्या कहते हैं, एक लिमिटेशन होती है, जिसमें फिटनेस को मैनेज करना बहुत डिफरेंट, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड मेरे लोअर बॉडी में बिल्कुल सेंस नहीं है। अब मैं अपने जो जितना भी मेरा सीजी है वो एक लिमिटेड लेवल तक ही जा सकता है। तो उस लेवल पे जाके मुझे अपने लिए एक्सरसाइज प्लान करना, उस जिम तक पहुंचना, या जिम का एक्सेस नहीं है तो खुद भी घर पे ट्रेनिंग करना, वो अलग है। एक एम्प्यूटी के लिए वो इंजर्ड लेग बार बार हो जाना खेलने की वजह से, और फिर उसको ठीक करना, फिर बाद में क्या कहते हैं अपने आप को ट्रेन करना। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन की वजह से हमें अपना अपना जो एक्सरसाइज है, फिटनेस है, पहले तो वो देखना पड़ता है। फिर उसके बाद वही जो ग्राउंड की लड़ाई, अगर हम अपने आप कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस के लिए कहीं तो जाना है, क्योंकि एथलीट पैरालंपिक्स में तो आपको ग्राउंड मिल जाता है ज्यादातर। जनरल पार्क्स पे भी लोग जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो सोसाइटी में पार्क होते हैं। लेकिन क्रिकेट में तो आपको प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड चाहिए, नेट चाहिए, कोचेस चाहिए जो आपको कर सके। तो कोचिंग में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि कोचेस को पता नहीं है व्हीलचेयर में बैठ के वो ट्रेन कैसे करें। तो वो चेयर्स पे बैठ के वो समझना चाहते हैं कि फुटवर्क है नहीं। आप नॉर्मल क्रिकेट में देखिए, सबसे बड़ा एसेट जो बैट्समैन का है वो फुटवर्क है। बैक राइट। फुट फ्रंट बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे में तो फुटवर्क ही नहीं है, तो हमने व्हील चेयर क्रिकेट में जो हमारे व्हील का जो मूवमेंट है आगे पीछे, उससे हमने व्हील वर्क के फॉर्म में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, कि अगर फुटवर्क नहीं है तो एटलीस्ट उस मूवमेंट को हम कैरी करके वो शॉट जो बैक फुट और फ्रंट फुट पे खेले जाते हैं वो हम इसमें खेलें। सेम लेदर बॉल जो आप नॉर्मल क्रिकेट में देखते हो, वही सेम लेदर बॉल हम लोग हमारे क्रिकेट में भी यूज होती है। बाउंड्रीज में थोड़ा डिफरेंस होता है, हमारी बाउंड्री 50 मीटर की होती है, नॉर्मल जनरली 60 to 75 मीटर्स तक जाती है। पिच लेंथ में थोड़ा सा फर्क होता है, 20 यार्ड का पिच होता है, वहां 2 यार्ड ज्यादा बड़ा होता है। और कोई ऐसा कुछ नहीं है, सेम बैट, सेम इक्विपमेंट, सारी चीजें सेम है फिर। वाओ। तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होने के बावजूद इट्स ऑलमोस्ट एन इक्वल प्लेइंग ग्राउंड, इट्स ऑलमोस्ट एन इवन प्लेइंग ग्राउंड इफ यू कैन कंपेयर बोथ द एस्पेक्ट्स। और आपके लिए जस्ट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं जानना चाहूंगा कि आपको जो इंजरी हुई थी, एंड फ्रॉम अ स्पोर्ट्स साइंस रिहैब एंड फॉर मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे से मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होंगे जो हमारा ये एपिसोड देखेंगे एंड हमारा आर्टिकल भी पढ़ेंगे, तो उनके रिकॉर्ड के लिए आपको जो कंडीशन हुई थी वो एक मेनिंजियोमा था, राइट? स्पाइनल कॉर्ड में, लंबर स्पाइन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक मेनिंजियोमा था और वो एक्सरसाइज करना पड़ा था, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। और उसके वजह से आपके सेंसरी मोटर फंक्शंस दोनों को दोनों कॉम्प्रोमाइज करने पड़े थे, एंड इसके वजह से आप एम्बुलेटरी सपोर्ट के तौर पर व्हील चेयर यूज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड इफ अगर देखा जाए तो आपकी जो ट्रेनिंग रूटीन और डायनामिक कोर स्ट्रेंथनिंग होगी वो ज्यादा आइसोमेट्रिक और एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस के तौर पर आप अपर बॉडी पे ज्यादा फोकस करते होंगे, ताकि आपको थोरैक्सिक स्पाइन की जो मूवमेंट होती है वो रोटेशनल मूवमेंट के लिए आप ज्यादा अपर बॉडी या फिर शोल्डर्स हो, बैक हो, ट्रैप्स हो, उस पर ज्यादा आपका फोकस हुआ होगा। एंड मोस्ट लाइकली जो फॉर्मूला वन रेसर्स करते हैं, जो अपने वो कोर स्ट्रेंथनिंग और नेक स्टेबिलाईजेशन के लिए जो वो करते हैं एक्सरसाइजेस, ताकि पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो यूज हो, तो उसके हिसाब से भी जब मैं देखता हूँ तो एक्चुअली इंस्पिरेशन इसलिए आता है, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि ज्यादा फिटनेस मेंटेन करने के लिए लोअर बॉडी का उपयोग करना होता है या फिर सेंसरी सिस्टम्स को ट्रिगर करना पड़ता है, प्रोप्रियोसेप्शन करना होता है, एंड हियर वी हैव द कैप्टन ऑफ द। तो सोमजीत, जैसे आपने बताया ट्रेनिंग रूटीन होता है एक, फिर उसके बाद में गेम के स्पेसिफिकेशंस भी आपने मेंशन करे विद रिस्पेक्ट टू योर व्हील चेयर क्रिकेटिंग डोमेन। एज फार एज द स्पोर्ट इज कंसर्न, व्हील चेयर क्रिकेट, आप कैसे इसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट कर रहे हो, और क्या आपको लगता है कि व्हील चेयर क्रिकेट LA 28 के पैरालंपिक्स में भी एक पार्ट बन सकता है? और व्हीलचेयर क्रिकेट की बात करूं मैं, सी अगर आप किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को देखें, जब आप पैरालंपिक में देखते हो, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एक सिंगल इवेंट में बहुत रेयर है कि दो तीन, ज्यादा बास्केटबॉल में पांच पर साइड होता है, फाइव पर साइड होता है, इससे ज्यादा किसी और में देखने को नहीं मिलता है।
बट क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देख रहे हो एक टीम में 11 लोग हैं, मल्टीपल क्लासिफिकेशन के। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि पैरालंपिक में जो एक चीज होती है कि सेपरेट जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इसीलिए वो अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्रिकेट में सेम वही क्लासिफिकेशन के लोग एक साथ compete करते हैं। उनको इंडिया भी खेलना है तो उनको एक साथ ही compete करना है। मेरा कंपटीशन एमपीटी भी हो सकता है, स्पाइनल भी हो सकता है और 1 लाख पोलियो भी हो सकता है। तो यहाँ जो एक एज है कि आप डिसेबिलिटी को थोड़ा सा नीचे करके आप स्किल सेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और ये मान के काफी लोगों को हैरानी होगी कि इसी वजह से एक टाइम था जहाँ पे मैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट रन गेटर था इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी कोई ओके। और है। एससीआई बहुत सारे मल्टीपल एम्प्यूटीज 1 लाख पोलियो के होने के बाद भी बहुत सारा इंटरनेशनल इवेंट में मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन पाता हूँ, क्योंकि जस्ट फॉर स्किल सेट है मेरे पास को। ये डिसेबिलिटी का जो एक फैक्टर है ना, कि अगर आपने उसको ट्रेडमार्क बना दिया और उसको वहीं पे रहने दिया तो एथलीट भी क्या होता है ना, थोड़ा सा अपने आप में रिजर्व सा फील करता है कि मेरी स्ट्रेंथ तो इससे ज्यादा जा ही नहीं जा पाएगी, मैं इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। बट आप क्रिकेट में देखो, इतने सारे मल्टीपल क्लासिफिकेशन के जब प्लेयर खेलते हैं तो हमारे अंदर एक स्पिरिट होती है कि हमें अच्छा करना है, हमें टीम के लिए अच्छा करना है। तो तब जाके वो जो बेस्ट है ना, आपके जो स्ट्रेंथ होती है उससे भी ज्यादा आप कभी कभी करे आते हो। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट है। और ओवरऑल ग्लोबली अगर ये क्रिकेट आपको पता ही है कितना अच्छा एक व्यूअरशिप स्पोर्ट है। और जब आप व्हीलचेयर क्रिकेट को लॉर्ड्स में होते हुए देखोगे तब ही एक अलग ही तरीके का एक एग्जाम्पल सेट होगा डिसेबिलिटी स्पोर्ट मूवमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आने वाले 5 सालों में। अगर इसी तरीके से सपोर्ट अगर हमें मिला और ग्लोबल स्टेज में टीम्स इसमें आई और स्टेब्लिश हुई, तो जाहिर सी बात है कि एलए अगर नहीं हो पाया 28 पे तो ब्रिस्बेन 32 में तो होगा ही होगा। ये यही ड्रीम का आपने जो चैनल ओपन किया है काफी एथलीट्स और काफी क्रिकेटर्स के लिए, वो देखकर काफी खुशी हो रही है। और ये भी जो आपने इमेजिनेशन का सिनेरियो जो दिया है कि लॉर्ड्स में अगर व्हीलचेयर क्रिकेट का गेम होगा तो क्या ही मजा आएगा, क्योंकि आजकल मैंने देखा भी है कि कोई भी स्पोर्ट, अलग अलग स्पोर्ट के एथलीट्स हो तो उन्हें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक टूर तो कराई जाता है, फुटबॉलर हो या फिर रिसेंटली फॉर्मूला 1 के रेसर्स थे तो उनके साथ भी क्रिकेट खेला गया था लॉर्ड्स में, तो व्हीलचेयर क्रिकेट क्यों नहीं। तो एक काफी अच्छा एग्जाम्पल भी सेट होगा। और एक मैंने देखा है पैरा एथलीट्स में, मुझे पता नहीं व्हीलचेयर क्रिकेट में कितना प्रेवलेंट है वो, बट ये जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की जो डिवाइड होती है हर एक एथलीट की, जो आपने एक्सप्लेन करी है कि मतलब जो लिमिटेशन जो भी हो उसके बावजूद भी हमें पुश करना ही होता है, बट वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की जो फाइट होती है मेंटल, वो कितना जरूरी होता है बैलेंस करना जब आप फील्ड पे उतरते हो, और बैलेंस करने के लिए आप या फिर ओवरकम करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए। हाँ, एक्सपेक्टेशन रियलिटी में सबसे बड़ा सिर्फ पैरालंपिक के लिए नहीं, जनरल किसी भी स्पोर्ट्स में आपका भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा होगा मल्टीपल स्पोर्ट्स में जो आपने बताया, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर जो न्यू कमर एथलीट होते हैं जितने भी इस एक्सपेक्टेशन से वो स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं कि कोई बड़ी लीग में हम खेलने लगेंगे, टर्न ऑफ मनी विल गेट, क्या कहते हैं, इतने स्पॉन्सर वी विल गेट, क्या कहते हैं। और जहां एक अदर एक एक और एथलीट है जहां पे वो सोच रहा है अरे फिर मैं इस लेवल पे खेलूंगा, फिर मैं स्टेट पे खेलूंगा, फिर मैं इंडिया खेलूंगा, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जहां उसने पैसे को साइड में रख के सिर्फ अपने गोल को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सोचा, वहां वही एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदलती है। और जहां पे ग्रीड का एक फॉर्म आ जाता है कि अगर मुझे मेडल मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, दैट इज फाइन, वो होना भी चाहिए। सोमजी, तो ये प्लेयर जो इनकमिंग होते हैं स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स में, वो एक्सपेक्टेशन के साथ जो आते हैं और जो रियलिटी फेस करनी पड़ती है, वो डिवाइड कितनी बड़ी होती है, और क्या क्या तरीके होते हैं या फिर क्या मेथड्स होते हैं वो डिवाइड को नैरो करने में ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, कुछ कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, ओके। मैंने सुना नहीं पूरा। ओके। एक बार वो मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ वापस। अ, जैसे हम देखते हैं कि एक न्यूकमर होता है या फिर कोई भी एक एथलीट आता है स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स में, तो जो एक्सपेक्टेशन
जो लेकर आते हैं और जो रियलिटी फेस करनी पड़ती है, वो डिवाइड कितनी बड़ी होती है, और वो डिवाइड को ओवरकम करने के लिए क्या क्या आपके तरीके से या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेथड्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं? सबसे बड़ा फर्क जो होता है कि दो एथलीट का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर एक एथलीट सिर्फ इसलिए उस स्पोर्ट में आया है कि जो उससे मिलने वाली जो चीजें हैं, सपोर्ट सपोज जो उससे स्पॉन्सरशिप आएगी, जो हाई लीग में खेलने की जो अपॉर्चुनिटी आएगी, जो मतलब एक मॉनेटरी टर्म्स में ज्यादा जो लोग देखते हैं, और एक तरफ जो सिर्फ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं और इस स्पोर्ट को अपने साथ साथ ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। जैसे सुनील छेत्री का सबसे फाइन एग्जांपल अगर मैं बोलूं, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट वी हैव, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया हैज प्रोड्यूस एवर। तो वो एग्जांपल से अगर आप चलोगे तो अपने स्पोर्ट्स में आज फुटबॉल सुनील छेत्री इक्वल कंसिडर किया जाता है। जैसे हम क्रिकेट में सचिन को मोस्ट फुटबॉलर जो इंडियन इंडियन स्पेक्टेटर है मैं हूँ, मैं सुनील छेत्री को ज्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो साथ साथ अपने आप को स्पोर्ट्स के साथ इवॉल्व उन्होंने किया है। और कुछ ऐसे भी क्रिकेटर होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट में ही, अगर आप लोग आईपीएल खेलने के बाद वो अपना पूरा फोकस हटा देते हैं। तो हम्म। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशन अगर कंट्री रिप्रेजेंट करना नहीं है और वो सिर्फ एक लीग में एक hefty अमाउंट लेके बैठ जाना है, तो वहां पे बहुत डिफरेंसेस आते हैं। और ऐसे स्पोर्ट में जो व्हीलचेयर क्रिकेट है, जो ऑलरेडी अभी इतना अच्छे से आया नहीं है सपोर्टिव फॉर्म में और ओवरऑल व्यूअरशिप फॉर्म में भी, तो उसमें एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ मैचेस आपको मिले या जितने नंबर ऑफ इवेंट्स आपको मिले, आप प्रोफेशनली उसको खेलो, एक अच्छे एथलीट की तरह उसको आप क्या कहते हैं अपनी स्किल डेवलप करो, जिससे जब भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका वो लेवल बढ़ेगा, तब आप उस लेवल के साथ साथ हम्बल भी होना सीख जाओगे, क्योंकि आप उसको एब्जॉर्ब भी करना चाहते हो। क्योंकि कपिल देव 83 वर्ल्ड कप जीतने वाले और एम एस धोनी 2011 में, जो एक एटीट्यूड में जो फर्क है वो बहुत डिफरेंट एटीट्यूड होगा। तो वो हम्बल एटीट्यूड, और वो एक सेल्फ लीग के 2007 भी मैंने जीता है, 11 भी मैंने जीता है, और बेस्ट कैप्टन एवर। तो वो कपिल देव धोनी से बड़े कैप्टन इसलिए क्योंकि जिस कंडीशन में उन्होंने वो चीज जीती है और जिस कंडीशन में धोनी ने जीती है, जिस फैसिलिटीज के साथ वो चीज जीती जा रही है, तो बहुत फर्क पड़ता है। और एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि आप अपने देश के लिए खेलो अगर स्पोर्ट्समैन बनना है आपको। नहीं तो 10 चीजें सोचोगे, आपका कहीं माइंड डाइवर्ट होगा और आप उस रिदम से हट जाओगे और आप उस रेस से ही पीछे हट जाओगे। राइट, राइट। और आपकी इस जर्नी में एक काफी हाईलाइटिंग मोमेंट भी है। आपने आईपीएल की बात करी और आपने आईपीएल फ्रेंचाइजीज की बात, एक फ्रेंचाइज ने आपको इनवाइट किया था, और वो एक मोमेंट काफी मेमोरेबल है जब जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने आपको न्योता दिया था और आपका इंटरेक्शन हुआ था। और मेरे लिए लखनऊ सुपर जायंट्स, मैं बताता हूँ क्यों ज्यादा कोइंसिडेंटल है, क्योंकि लखनऊ की एक पार्टनर फुटबॉल टीम है, मोहन बगान सुपर जायंट करके, और उनका मेरे साथ सामना हुआ था जमशेदपुर एफसी के साथ सेमीफाइनल में। तो गोयनका जी मुझे भी मिले थे। अनफॉर्चुनेटली हम लूजिंग साइड पे थे, बट गोयनका जी से बात हुई थी मेरे, ऋषभ पंत आए थे हमारी मैच देखने, तो हमारा भी उतना इंटरेक्शन हुआ था। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सिंस यू वेंट देयर एज एन एथलीट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल, और क्या ऑरा था वो फ्रेंचाइज के अराउंड? और यही था, सबसे बड़ी खुशी ये थी कि लखनऊ की एक आईपीएल टीम है। सबसे पहला जो एक जो चीज आई जो देखा, फिर उसके बाद दुख ये हुआ कि उसी साल आईपीएल उस सिटीज में नहीं हुए थे ड्यू टू कोविड आई गेस। ये मुंबई में ज्यादा मैचेस होते, फिर वो शिफ्ट कर दिए गए थे कहीं। फिर जब राइट। लखनऊ में क्रिकेट वापस आया तो हर्डल ये था कि मैं तो चलो कहीं ना कहीं से उस लेवल पे जाके क्रिकेट देख लूंगा, लेकिन अभी भी फर्क ये है कि जो मैंने इतनी बात की एक्सेसिबिलिटी की, तो वो क्रिकेट मैच अगर आपको देखना है तो वो तो तभी पॉसिबल है, एक्सेसिबल है, जब आप उसे ग्राउंड में होते हुए देख पा रहे हो। आप किसी कॉर्पोरेट लाउंज में चले गए और आप वहां पे जाके बैठ गए और लोग एक ग्लास के सामने खड़े हो जाएंगे, तो आप वहां के एनवायरनमेंट को तो एंजॉय कर पाओगे, लेकिन जो एक्चुअल गेम है, जो चीज हो रही है जिसके लिए आप वहां गए हो, वो शायद आप मिस कर जाओ। तो एक छोटी सी चीज जो मतलब छोटी सी नहीं, जो चीज है जो एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए वो एलएसजी ने बहुत अच्छी तरीके से की है। और हर साल हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं यूपी के, इंडिया के, वो उनको इनवाइट करते हैं और एक सेपरेट स्टैंड उन्होंने बनाया है जिसमें वो बिल्कुल यूजर्स आ सकते हैं और वहां पे वो मैच देख सकते हैं।
तो इस तरीके की चीजें की और इस बार वो आए भी हमारे उसी स्टैंड में, जो संजीव सर हैं एलएसजी के ओनर, वो आए, उन्होंने देखा, काफी अप्रिशिएट किया और ट्विटर में भी काफी, लास्ट में जो मुझे याद है, जब पूरा आईपीएल हो गया था तो उन्होंने एक मैसेज नोट डाला था अपने ट्विटर में, तो उसमें उन्होंने ऋषभ पंत और सारे फैंस, सभी सपोर्टिंग स्टाफ, लास्ट में उन्होंने मेरा नाम भी मेंशन किया था, स्पेशल मेंशन लिखते हुए। तो ये चीज काफी अच्छी लगती है कि आप जब क्रिकेट फेटर्निटी से जुड़े हुए हो और एक आईपीएल की इतनी बड़ी टीम के ओनर आप खुद पर्सनली आके ग्रीट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि आप सही डायरेक्शन में खेल रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, वो चीज को एडमायर कर रहे हैं। तो होपफुली क्या कहते हैं, ऐसे ही आगे चीजें चलती रहें और इसको देख के, इस एग्जाम्पल को देख के और आईपीएल फ्रेंचाइजी आए और अपने अपने स्टेट में, अपने अपने ग्राउंड्स में ये फैसिलिटी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो ना ही सिर्फ व्हीलचेयर क्रिकेटर्स, जो नॉर्मल दिव्यांग जन है जो व्हीलचेयर पे है, वो भी आके मैच एटलीस्ट देख पाए, उनके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए मैच देखते टाइम। और इसी के चलते, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक इंस्पिरेशनल फिगर बन चुके हो, संजीव गोयनका जी भी आपका जिक्र कर रहे हैं, नॉट जस्ट संजीव गोयनका जी बट ओवरऑल फ्रेटर्निटी के लोग भी आपको अभी रिकॉग्नाइज करते हैं। और जिस तरीके से ये मूवमेंट बढ़ती जा रही है, नॉट जस्ट व्हीलचेयर क्रिकेट सच बट पैरा स्पोर्ट्स के हिसाब से भी जो आपके स्पोर्ट को दर्जा मिलते जा रहा है, उसी के चलते आई एम श्योर कि काफी यंगस्टर्स और काफी ऐसे लोग जो होप नहीं खोना चाहते, उन्हें एक सेकंड चांस मिलने का मौका मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली टू दोज हु आर कंसिडरिंग प्लेइंग द स्पोर्ट? सबसे पहला तो मैं यही बोलना चाहूंगा, लोग इसको देखते हैं एक मोटिवेशन की तरह, कोई भी स्पोर्ट हो, पैरालंपिक में आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, व्हीलचेयर क्रिकेट ले लो, तो लोग इसको मोटिवेशन के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन असलियत बात यह है कि अभी भी सपोर्ट उतना नहीं है। एक प्लेयर, मैं ही इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं जिस फॉर्म में हूँ, अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में जाना ही जाता है, क्रिकेट इक्वल टू मनी मेकिंग इंडस्ट्री के स्पोर्ट्स में। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इक्विपमेंट से रिलेटेड, व्हीलचेयर स्पोर्ट, व्हीलचेयर से रिलेटेड, वो प्रॉपर ग्राउंड से रिलेटेड। तो जब एक इस लेवल पे आके भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग सामने से आए, जिससे जो मेरे बाद जो जनरेशन आएगी या जो मेरे से जो जूनियर प्लेयर हैं, वो एटलीस्ट वो आके मोटिवेट हो, देख सके, वो जाने के हाँ व्हीलचेयर क्रिकेट होता है, पैरालंपिक्स तो ऑलरेडी एक्सेस हर जगह है, हर जगह लोग देख सकते हैं, अच्छे जगह पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन व्हीलचेयर क्रिकेट में भी बहुत चीजें आना बाकी हैं। तो पहले सपोर्ट सिस्टम जब धीमे धीमे आएगा तो उसके साथ जितने भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अगर आए और इतना स्ट्रगल हो रहा है और वो उससे कोप अप नहीं कर पाए, उससे बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ के जाते हैं वो अपना समय तो दे के जाते हैं, फिर बाद में मुझे जो दुख इस बात का लगता है कि जो टाइम उन्होंने दिया उस चीज को मैं उसे फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि इस क्रिकेट को पैरालंपिक्स में लेके जाना, 28 में नहीं तो 32 में, 32 में नहीं तो 36 में तक लेके जाना ही जाना है। और प्लेयरों को वो जो चीजें मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक इंडियन एथलीट की तरह, एक इंडियन क्रिकेटर की तरह, वो मैं दिलवाता हूँ। एसोसिएशन बहुत कोशिश करती है, बट कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि चीजें तभी मिलती हैं जब लोग देख पाते हैं, और वो धीमे धीमे ही होगा। बट यही मैं कहना चाहूंगा कि लोग इसको देखें, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, जिससे जो और एथलीट हैं व्हीलचेयर क्रिकेट में वो आ सके। वाह, ये इतना इंस्पिरेशनल लग रहा है, लिटरली मेरे पूरे हाथ हाथ में रोंगटे खड़े हो गए, मतलब ये सुन के, क्योंकि इतने लिमिटेशंस होने के बावजूद भी अगर चीजें हो पा रही है, आई थिंक यही बोल सकेंगे कि व्हाट्स योर एक्सक्यूज, यही होगा इसका सबटाइटल या फिर टाइटल इस एपिसोड का। बिकॉज अगर इतनी दिक्कतों के बावजूद अगर कोई आगे बढ़ पा रहा है इतने कॉन्फिडेंस से, आई थिंक इट्स ओनली फेयर टू से कि चैंपियंस आर मेड not just on the field but also uh, through the strength of the mind, and that is clearly exhibited by Somjit, the captain of the Indian wheelchair men's cricket team. Somjit जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड और न्यूज़लेटर का भाग बनने के लिए, और आशा करूंगा कि आपके जितने भी मनोकामनाएं हैं भारत को लेके, क्रिकेट को लेकर और व्हीलचेयर क्रिकेट को लेकर, वो सारी की सारी जल्द से जल्द पूरी हो। एंड आशा करता हूँ कि एक दिन आप भी वहां पे इंडिया का झंडा लहराकर, एक दिन पैरालंपिक्स में अपना नेशनल एंथम बजेगा, तब आप भी वहां पे होंगे। थैंक यू वेरी मच सोमजीत फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू सो मच, पवन भाई। थैंक यू।